गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग पढ़ रहे थे इम्परफेक्शन इन सॉलिड, और इम्परफेक्शन के बारे में बहुत तक ये लास्ट टॉपिक है इम्परफेक्शन का, मतलब लास्ट टॉपिक है। ये एक बड़ा सा टॉपिक इम्परफेक्शन था, जिसमें सब टॉपिक कहिए तो ये लास्ट है, लास्ट टाइप है इम्परफेक्शन का, जो हम लोगों को पढ़ना है इस लेवल में, इस स्टैंडर्ड में जो हम लोगों को पढ़ना है। तो इम्परफेक्शन में मैंने कहा था कि कोई भी सॉलिड जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, उसमें पूरे सॉलिड में थ्रू आउट द सॉलिड एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है, और उस रेगुलर अरेंजमेंट वाले सॉलिड को हम लोग एक आइडियल सॉलिड कहते हैं। और मैंने ये समझाया भी था कि कोई भी सॉलिड 100% आइडियल नहीं हो सकता है, और सॉलिड को आइडियल होने के लिए कंडीशन था कि सॉलिड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे कोई सॉलिड आइडियल हो सकता है, जिसमें 100% परफेक्शन हो, जो एकदम रेगुलर अरेंजमेंट वाला सॉलिड हो, वो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हो सकता है। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तभी वो सॉलिड, कोई भी सॉलिड परफेक्ट नहीं होता है। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि इम्परफेक्शन होता कैसे है। और एक बार मैं समराइज कर दूं, आपको याद दिला दूं कि इम्परफेक्शन में मैंने बताया था कि दो तरह के पॉसिबिलिटी हो सकती है। एक पॉइंट डिफेक्ट हो सकता है, एक लाइन डिफेक्ट हो सकता है। पॉइंट डिफेक्ट में किसी सर्टेन पॉइंट पर इरेगुलरिटी होगी, और लाइन डिफेक्ट में एक लाइन में इरेगुलरिटी होगी। तो हम लोगों को इस क्लास में पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है, जिसमें मैंने कहा था स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, और एक होता है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, नॉन स्टैचियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ा चुका हूँ, और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट। इम्प्यूरिटीज़ का मतलब हुआ अनवांटेड कोई भी चीज़, जो सॉलिड है, जो ओरिजिनल सॉलिड है, उसके अलावे कोई अगर अनवांटेड कोई कंपोनेंट हम उसमें डाल देते हैं, उसको हम कहते हैं इम्प्यूरिटीज़। तो इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट, ये इम्परफेक्शन जो है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट। इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट, यही डिफेक्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट में समझना है कि इम्प्यूरिटीज़ कहते किसको हैं, इम्प्यूरिटीज़ का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है अनवांटेड सब्सटेंस, जो प्योर सॉलिड में अनवांटेड सब्सटेंस हमने डाला, जिसकी ज़रूरत हमें नहीं है, वो इम्प्यूरिटीज़ कहलाता है। तो इम्प्यूरिटीज़ डिफेक्ट में कैसे ये काम करता है, कैसे राइज होता है, ये हम आपको समझाना चाहते हैं। तो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी होते हैं जो हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को ये समझना होगा कि इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होता क्या है और कैसे राइज होता है। तो ये समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो सपोज कीजिए, सपोज ए सॉलिड NaCl। आप सभी लोग जानते हैं सोडियम क्लोराइड एक आयोनिक सॉलिड है, एक आयोनिक सॉलिड है जिसके कंपोनेंट्स आयन्स होते हैं। तो सोडियम क्लोराइड में NaCl देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट, देयर इज रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ Na+ एंड Cl-, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ Na+ एंड Cl-। तो Na+ और Cl- का रेगुलर अरेंजमेंट में दिखा देता हूँ। Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, एक सॉलिड बना लेते हैं Na+, Cl-, Na+। यह एक सॉलिड है जिसको हम कहते हैं कि यह परफेक्ट सॉलिड होगा। सपोज कीजिए कि यह एक परफेक्ट सॉलिड है, क्योंकि इसमें एकदम रेगुलर अरेंजमेंट है आयंस का, इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि यह एक परफेक्ट सॉलिड है। ठीक है, तो परफेक्ट सॉलिड है। इसमें जो कटायंस हैं, ध्यान दीजिएगा, कटायंस जो होते हैं वो यूनी पॉजिटिव है, यूनी पॉजिटिव।
मतलब जिस पर एक यूनिट चार्ज है, यूनि पॉजिटिव है, अनायंस भी जो है वो यूनि निगेटिव है। ठीक है, इस पर भी एक यूनिट चार्ज है अनायन पे। यूनिवैलेंट मतलब मोनोवैलेंट आयंस इसमें है। तो अगर हम इसमें एक ऐसा सॉलिड डालें, एक ऐसा आयनिक सॉलिड डालें, अनदर आयोनिक सॉलिड is introduced in which cation is bivalent, एक कटायन जो है वो बाइवैलेंट है। सपोज कीजिए कि वह सॉलिड, सपोज दैट सॉलिड इज SrCl2। हमने स्ट्रोंशियम क्लोराइड उसमें इंट्रोड्यूस करना है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड के लैटिस में इंट्रोड्यूस करना है। तो निश्चित रूप से जो होस्ट है सोडियम क्लोराइड वो प्योर सॉलिड है और इसमें इम्प्योरिटीज हम डाल रहे हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड। तो देखिए इसको अगले फिगर में दिखाऊंगा, इसमें दिखाता हूँ कि अगर हम ऐसा करते हैं तो आप पहले से भी आपको पता है कि द सॉलिड must remain न्यूट्रल। सॉलिड को न्यूट्रल होना चाहिए इवन आफ्टर डिफेक्ट। अगर डिफेक्ट एराइज होता है उसके बावजूद भी सॉलिड को न्यूट्रल ही होना चाहिए, सॉलिड चार्ज नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर इफ SrCl2 is introduced to the lattice of sodium chloride, तो कहता है कि ईच स्ट्रोंशियम आयन, ईच Sr2+, आप समझ रहे हैं स्ट्रोंशियम क्लोराइड में स्ट्रोंशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो उसका एक स्ट्रोंशियम आयन जो होगा, ईच स्ट्रोंशियम आयन विल रिप्लेस 2Na+ ions and will occupy the place of 1। एक का जगह वो ले लेगा, वो हटाएगा 2 को, क्योंकि उसके पास 2 चार्ज है तो 2 पॉजिटिव चार्ज को हटाएगा, लेकिन जगह किसका लेगा, वो मात्र एक आयन का जगह लेगा। तो अगर एक आयन का वो जगह लेगा, देखिए मैं आपको फिर से फिगर से समझा देता हूँ, उसी के पहले वाले फिगर के कंटिन्यूएशन में ये फिगर है कि Na+Cl- Na+, ये परफेक्ट सॉलिड है, उसी के कंटिन्यूएशन में है ये। तो मैंने कहा कि इसमें से 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा एक स्ट्रोंशियम आयन जब आएगा तो 2 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा, जिसमें से एक का जगह वो खुद ले लेगा और एक वैकेंसी बच जाएगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग SrCl2 each strontium ion form a vacancy। हर एक स्ट्रोंशियम आयन एक वैकेंसी बनाएगा, एक वैकेंट स्पेस क्रिएट करेगा वो। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इस डिफेक्ट में जितने स्ट्रोंशियम आयंस आएंगे उतनी वैकेंसीज बनेगी।
वैकेंसीज की संख्या मतलब होल की संख्या, वैकेंसी को हम होल भी कह सकते हैं, ये होल कहलाया। तो इसका मतलब हुआ कि जितने स्ट्रोंशियम आयंस आएंगे उतनी वैकेंसीज बनेंगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्रिएटेड इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ होल्स भी इसको कहा जा सकता है, होल्स क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस डिफेक्ट, ये बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्ट्रोंशियम 2+ इंट्रोड्यूस्ड। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछता है कि किसी सॉलिड में कोई सोडियम क्लोराइड का सॉलिड है और उसमें 10⁻³ मोल% स्ट्रोंशियम क्लोराइड जो है इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बताइए कि वैकेंसीज कितनी बनेंगी। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक वैसे ही अगर हम ट्राईवैलेंट आयन, सिमिलरली if we introduce trivalent ion into the monovalent solid, तो क्या होगा। तो समझ लीजिए कि ट्राईवैलेंट का मतलब अगर सपोज कीजिए कि AB3 है कोई, जिसमें से A पर 3+ चार्ज है और B पर 1- चार्ज है, तो उस केस में अगर हम एक सोडियम को हटाएंगे तो हम कहेंगे कि ईच ट्राईवैलेंट आयन, हर एक ट्राईवैलेंट आयन जो है will replace 3 monovalent ions, 3 monovalent ions and will occupy the place of one। तो इस तरह से in this way 2 holes are created। तो यह बात आपको समझना होगा कि अगर कोई आयन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो अपने बराबर चार्ज को रिप्लेस करेगा, भले ही वैकेंसी बने या ना बने। तो इस तरह से इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट जो है वो अराइज हो जाता है। तो इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट के बारे में आपको ये टोटल बात समझा दिया कि इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट जो है वो आयनिक सॉलिड में राइज किए जाते हैं, और इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट में जो वैलेंसी होती है वो वैलेंसी बदल जाती है। अगर मोनोवैलेंट है, मोनोवैलेंट इम्प्यूरिटी डाले तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर मोनोवैलेंट कोई सॉलिड है उसमें डाईवैलेंट इम्प्यूरिटी डाले तो वैकेंसी बनेगी, ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटी डाले तो वैकेंसी बनेगी, टेट्रावैलेंट इम्प्यूरिटी डाले तो वैकेंसी बनेगी। तो इस तरह से ये वैलेंसी बदल के हम लोग अलग वैलेंसी वाला कोई इम्प्यूरिटी डालते हैं तो उसमें होल बनता है। और आप समझ गए होंगे कि जैसे ही होल क्रिएट हुआ तो उस सॉलिड के कंडक्टिविटी पे असर पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएगा, उसमें हो सकता है कि कलर भी आ जाए, मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज जो है उसके वो बदल जाते हैं। और इस तरह से हम लोग इस डिफेक्ट को, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट को देखते हैं। इम्परफेक्शन के बाद जिसको डिफेक्ट कहते हैं आप, सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ की बात आती है। इस चैप्टर में एक टॉपिक और बच गया है, वो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ये सब पढ़ते हैं। कभी एक पुराने सिलेबस में डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज भी हुआ करता था, लेकिन अब सिलेबस से वो हटा दिया गया है। डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज अब सिलेबस में नहीं है। अब हम लोगों को 2 प्रॉपर्टीज पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को बारी बारी से हम लोग इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में इंटर करेंगे। दोनों प्रॉपर्टीज को हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आप जैसे कि रिवरू है, बचपन से पढ़ते आए हैं, 9th 8th क्लास में 12th क्लास में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन से बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं एक एंड से दूसरे एंड तक, और जब एक तरफ तार जोड़ते हैं दूसरी तरफ वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि कंडक्शन होता है, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी कंडक्शन नहीं भी होता। जैसे लकड़ी है, लकड़ी ले लीजिए या रबर ले लीजिए, रबर का ग्लव्स पहन लेते हैं, करंट नहीं मारता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि हम सॉलिड्स को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करना चाहते हैं, उसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा या नहीं देगा, किसी सब्सटेंस से, किसी सॉलिड से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराना चाहते हैं तो उसके पॉसिबिलिटी के बेसिस पर हम 3 तरह के सॉलिड को पहचानते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स के सॉलिड्स को हम पहचान सकते हैं, जिसमें से पहला सॉलिड है, मैंने पहले लिख दिया है, कंडक्टर्स, दूसरा है सेमीकंडक्टर, तीसरा है इंसुलेटर। इसके नाम से ही जाहिर है कंडक्टर्स कहेंगे वैसे सॉलिड को जिससे इलेक्ट्रिसिटी का पास एकदम फ्रीक्वेंटली हो सकता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी फ्रीक्वेंटली पास कर सकता है, हम लोग उसको कहेंगे कंडक्टर। और अगर उसको थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो उसके कंडक्टिविटी की बात करेंगे। कंडक्टिविटी मैंने आपको पढ़ाया था और समझाया था कि कंडक्टिविटी इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी के बारे में बहुत सारी बात, बहुत सारे प्रॉपर्टीज, बहुत सारे उसके अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लग रहा है तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो देखें, इस चैनल में आपको मिल जाएगा। और ये जो कंडक्टर है इसकी कंडक्टिविटी, वैसे सॉलिड की कंडक्टिविटी जो है वो 10⁴ टू 10⁻⁻20 तक वेरी करता है, और उसी में से अलग अलग रेंज में हम लोग बांट देते हैं। तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी 10⁴ से 10⁻⁻7 तक रेंज करती है। 10⁴ से 10⁻⁻7 साइमन मीटर इनवर्स, साइमन मीटर इनवर्स जो हुआ इसका यूनिट हुआ, इतना तक इसका कंडक्टिविटी होता है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी कंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, और टेम्परेचर घटाने से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इसका ये बड़ा ही अजीब फिनोमेनन है, इसको समझेंगे हम लोग बाद में। लेकिन अभी ये समझ लें कि कंडक्टर की कंडक्टिविटी जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से घटती है, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक उसके दूसरे साइड अगर कोई सेमीकंडक्टर की बात करें तो सेमी का मतलब होता है थोड़ा, आधा। तो सेमीकंडक्टर का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉलिड जो इलेक्ट्रिसिटी को पार्शियली अलाउ करे पास होने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी जिससे पास कराइए तो पूरा इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, पार्शियल फ्लो हो इलेक्ट्रिसिटी का, हम उसको कहेंगे सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के बारे में कहा जाता है कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी हो गई 10⁴ से 10⁻⁻7 साइमन मीटर इनवर्स। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी 10⁻⁻7 से 10⁻⁻13 साइमन मीटर इनवर्स। और इसमें खास बात यह है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं किसी सेमीकंडक्टर का तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ये बड़ा अजीब हुआ, कंडक्टर में घट गई और सेमीकंडक्टर में बढ़ गई। तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ जाती है। और उसके ठीक तीसरे साइड अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस है, एक ऐसा सॉलिड है जो करंट को एकदम से पास नहीं होने देगा, जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम से पास नहीं होने दे अपने से, वो कहलाता है इंसुलेटर। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी एकदम नेग्लिजिबल होती है, बहुत ही कम होती है, 10⁻⁻13 से 10⁻⁻20 साइमन मीटर इनवर्स। और इंसुलेटर जैसे रबर हुआ, हम लोग का डायमंड है, ये सब इंसुलेटर्स कहे जाते हैं। और इन इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है। और टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ाइएगा उसके कंडक्टिविटी पे कोई असर नहीं होगा। तो ये इंसुलेटर्स की बात हुई। इसके बाद मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि मैंने कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स के कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने रख दिए हैं। और इन सारी बातों को समझने के लिए
हम अगर कंडक्टिविटी किसी भी सॉलिड के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, उसको हम समझना चाहते हैं, माइन्यूटली समझना चाहते हैं, डिटेल में, डेप्थ में समझना चाहते हैं, तो हमें एक थ्योरी पढ़नी होगी जिसका नाम है बैंड थ्योरी। हमको पढ़ना होगा बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी पढ़ते ही सारी की सारी बातें क्लियर हो जाएगी कि कंडक्शन कैसे होता है, उस पर टेम्परेचर का क्या असर होता है, हम सेमीकंडक्टर पर टेम्परेचर का क्या असर कर सकते हैं, क्या असर देख सकते हैं, कैसे हम उसको स्टडी कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए हमें बैंड थ्योरी में जाना पड़ेगा। बैंड थ्योरी तो हम लोग इस बैंड थ्योरी को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं, क्योंकि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। और अगर आपके दिमाग में ये बैंड थ्योरी आ गया, समझ गए आप, तो बहुत सारी बातें समझ में अपने आप आ जाएंगी, बहुत सारे रहस्यों पर से पर्दा उठ जाएगा और आप उसके कंडक्शन को, मैकेनिज्म को सब समझने लगेंगे, बहुत इफ़िशिएंटली समझने लगेंगे, क्लियर कट कंसेप्ट आपका हो जाएगा। तो हमें अभी ये समझ लेना है कि ये बैंड थ्योरी है क्या, और तब हम उस बैंड थ्योरी को थोड़ा सा एनालाइज भी करेंगे, आपके लायक बनाएंगे, आपके समझने लायक बनाएंगे। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, बैंड थ्योरी पढ़ने के बाद आपका नज़रिया बदल जाएगा कंडक्टर, सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर्स के बारे में, और आप बहुत कुछ बहुत गहराई से समझने लगेंगे। तो हम लोग इसको शुरू करते हैं, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी, देखिए यहाँ पर जो वर्ड है बैंड, बैंड आपने अपने जनरल लाइफ में, कॉमन लाइफ में सुना होगा। बैंड का मतलब होता है बाजा, बैंड बाजा। ये बैंड वो नहीं है, ये बैंड जो है इसको कहते हैं एनर्जी लेवल को। यहाँ पर बैंड जो कहा गया है वो एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, रिलेटेड टू एनर्जी लेवल, रिलेटेड टू एनर्जी लेवल। ये बैंड एनर्जी लेवल से रिलेटेड है, एनर्जी लेवल्स को हम लोग बैंड कहते हैं। तो खैर चलिए, ये बैंड थ्योरी कहता है अकॉर्डिंग टू द बैंड थ्योरी, बैंड थ्योरी, पहला स्टेटमेंट है इस थ्योरी का कि देयर आर मेनी एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स इन द सब्सटेंसेस। कोई भी सब्सटेंस जो होगा उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं। ये एनर्जी लेवल्स कहाँ से आते हैं मैं इसके डिस्कशन में आपको बताऊंगा। पहले मैं बैंड थ्योरी के स्टेटमेंट को समझा देता हूँ, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, तो सारी की सारी बातें समझ में आ जाएगी, सामने आ जाएगी। पहले हम बैंड थ्योरी को जान लें कि ये बैंड थ्योरी कहता क्या है। बैंड थ्योरी का मीनिंग है कि इसका पहला स्टेटमेंट है कि किसी भी सब्सटेंस में, दुनिया के कोई भी सब्सटेंस होंगे, उसमें बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी लेवल्स होते हैं, और उन एनर्जी लेवल्स को कहा जाता है दीज एनर्जी लेवल्स, दीज एनर्जी लेवल्स आर नोन एज बैंड्स। हम उनको कहते हैं बैंड्स। उन एनर्जी लेवल्स को बैंड्स कहा जाता है। एनर्जी लेवल दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनर्जी लेवल्स। दो तरह के एनर्जी लेवल्स हैं जिनको हम क्या कहे हैं, बैंड्स। एक एनर्जी लेवल है जो भरा हुआ है, फील्ड एनर्जी लेवल्स, फील्ड एनर्जी लेवल्स, जिसको हम लोग वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड, और इसको एब्रिविएशन देते हैं VB। जो एनर्जी लेवल भरा हुआ है पूरा पूरा, उसको हम वैलेंस बैंड कहते हैं और उसको VB लिखा जाता है।
दूसरा है इम्प्टी एनर्जी लेवल, इम्प्टी एनर्जी लेवल जिसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है, कंडक्शन बैंड कहा जाता है, और इसको एब्रिविएशन देते हैं हम लोग CB, VB एंड CB। और इसको अगर आप चाहें बनाना तो जैसे सपोज कीजिए ना कि अगर हम ये एनर्जी लेवल बनाते हैं तो इसको ऐसे भर देंगे तो ये हुआ वैलेंस बैंड, ये भरा होता है। भरा किस चीज़ से होगा? एनर्जी लेवल है तो इलेक्ट्रॉन से भरा होगा, और ये जो कंडक्शन बैंड है ये खाली होगा, ये खाली होगा, ये कंडक्शन बैंड है। तो हमने अब जो कहा भरा हुआ होता है, तो भरा कौन चीज़ से? मिट्टी से, ईंट से, कंकड़ से, कौन चीज़ से भरा है? तो आप समझ रहे हैं एनर्जी लेवल्स हैं किसी सब्सटेंस के, तो उसमें भरे हुए क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स से भरे होंगे। तो मैं ये बात क्लियर कट लिख देता हूँ कि वैलेंस बैंड्स आर completely filled with electrons, वो इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है। वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन भरा होता है, आप ये मत समझ लेना कि उसमें मिट्टी भरा हुआ है। और कंडक्शन बैंड्स जो होते हैं, कंडक्शन बैंड्स आर टोटली एम्प्टी, कंडक्शन बैंड्स आर टोटली एम्प्टी, मतलब ये पूरा का पूरा खाली होता है। कौन? कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड खाली होता है और उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तीसरा स्टेटमेंट कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ होगा, वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्शन बैंड में होगा तो कंडक्टिविटी होगी, अदरवाइज कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो ये मैं लिख देता हूँ कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वैलेंस बैंड जिसको हमने एब्रिविएशन दिया है VB, टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड का एब्रिविएशन हमने दिया है CB, कॉजेज कंडक्शन। अगर किसी सब्सटेंस में कंडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हो रहा है, तभी कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन होने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये समझ लेना है आपको कि कंडक्शन तभी होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। चौथा स्टेटमेंट कहता है कि मेटल में, in metallic solids these two bands कौन कौन से दो बैंड्स? वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स ओवरलैप ईच अदर, वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो ओवरलैप करते हैं कैसे, ये देख लीजिए। ये खाली है CB, ये कंडक्शन बैंड है, और इसी में ओवरलैप कर गया VB, ये है VB। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से हो सकता है, किसी एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने में। तो हम कह सकते हैं कि ड्यू टू ओवरलैपिंग ऑफ VB and CB
electrons can easily move from VB to CB and hence conduction takes place। यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में, इसलिए कंडक्शन होगा, फ्रीक्वेंटली कंडक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिसिटी को। तो यहाँ पर कंडक्शन होने का कारण हुआ कि दोनों बैंड्स एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में कोई एनर्जी गैप नहीं है। तो जब एनर्जी गैप है ही नहीं तो बिना एनर्जी के इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकता है। और आप भी समझ रहे हैं, आपके जनरल लाइफ में भी अगर आपको कोई काम करने में पैसा खर्च नहीं हो तो फटाक से करेंगे काम, पैसा खर्च हो रहा है तो थोड़ा सा हेजिटेट होंगे, कोई काम करना वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करना तो तुरंत उसमें इंटरेस्टेड हो जाएंगे। तो ठीक वैसे ही इलेक्ट्रॉन को कोई एनर्जी तो लगनी नहीं है, तो वो आराम से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव करता है वो, और इस तरह से कंडक्शन होता है। तो मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर होते हैं, उसका कारण है कि जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मूवमेंट कंडक्शन बैंड में बड़े आसानी से हो सकता है। और हम लोग इसीलिए कहते हैं कि जितने भी मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वे कंडक्टर्स होते हैं, वे बड़े आसानी से कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो हम ये आपको बताएं कि मेटेलिक सॉलिड में। अब एक बात और समझिए कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी एंड दे स्टार्ट टू कोलाइड विथ ईच अदर। वे एक दूसरे से कोलाइड करने लगेंगे, टकराने लगेंगे। एंड सो मूवमेंट becomes difficult and conductivity decreases। ये बात समझिए। जैसे अब हम ही लोग कहीं से एक कमरे का एक दरवाज़ा है जिससे निकलना है हमको, उसमें 50 बच्चे अगर क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो उन 50 बच्चों को एक बार अगर कह दिया जाए कि सब क्लासरूम में बम है एक साथ निकलो, तो गेट पर जाके जाम हो जाएगा, सभी बच्चे नहीं निकल पाएंगे। और अगर एक एक करके निकलेंगे तो बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। ठीक वैसे ही अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब उनका मूवमेंट फास्ट होगा, और मूवमेंट फास्ट होने से सभी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराने लगेंगे, और टकराएंगे तो उनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा समस्या हो जाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएगा तो कंडक्टिविटी घट जाएगी। तो यही कारण है कि किसी कंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाती है। तो ये मैंने बैंड थ्योरी का ही चौथा पॉइंट आपको समझाया। 2 पॉइंट्स और है जो समझ लीजिए। बैंड थ्योरी का पांचवा पॉइंट समझिए कि कहता क्या है। सेमी कंडक्टर में, in semiconductors there is a small gap between valence band and conduction band। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। देखिए, अगर ये कंडक्शन बैंड है और इसके नीचे वैलेंस बैंड है जो कि पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, ये भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, तो ये गैप होता है कुछ।
और मुझे याद है 67 किलो जूल होता है फॉर जर्मेनियम। जर्मेनियम एक सेमीकंडक्टर मैंने एग्जाम्पल में लिखा था, उसके लिए इसका वैल्यू 67 किलो जूल है। तो अब जरा समझिए कि ये 67 किलो जूल जो एनर्जी है वो सभी इलेक्ट्रॉन्स की तो होगी नहीं, मतलब केवल वही इलेक्ट्रॉन मूव कर सकेगा जिसकी एनर्जी 67 किलो जूल है। तो हम यहाँ ये बात कह सकते हैं कि ओनली few electrons having sufficient energy can move from VB to CB, hence partial conduction takes place। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाहता हूँ कि जब ये गैप है, थोड़ा सा गैप है, तो सभी इलेक्ट्रॉन फ्रीक्वेंटली तो मूव करेंगे नहीं, केवल वही इलेक्ट्रॉन मूव कर पाएंगे जिनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट है कि इस एनर्जी गैप को वो पार कर पाए। तो इस तरह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जिनकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट होगी, तो कुछ इलेक्ट्रॉन पार कर पाएंगे और इसलिए कहेंगे कि पार्शियल कंडक्शन हुआ। अब पार्शियल कंडक्शन हुआ, थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ। लेकिन जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, फिर से काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स की, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड नाउ more electrons can jump from valence band to conduction band। और जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित रूप से उसका कंडक्शन भी बढ़ेगा और सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है और ये 100% एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी। तो हम कह सकते हैं ना, दैट्स वाई कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, increases on increasing टेम्परेचर बढ़ाने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है। और क्यों बढ़ती है ये मैंने समझाया आपको कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच में एक कंसिडरेबल गैप होता है, एनर्जी गैप होता है, और उस एनर्जी गैप को सभी इलेक्ट्रॉन पार नहीं कर पाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन पार कर पाते हैं वे कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो पार नहीं कर पाते हैं वो कंडक्टिविटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। लेकिन जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा रहा है वो बढ़ जाती है। तो जब उसकी संख्या बढ़ गई, वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ गई, तो निश्चित रूप से कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। तो हम इसीलिए कहते हैं कि सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी, सेमीकंडक्टर और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने लगेगा। और ये मैंने आपको समझाया है किसके कॉन्टेस्ट में, जर्मेनियम के कॉन्टेस्ट में। बहुत सारे सेमीकंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये फॉरबिडन जोन थोड़ा सा होता है। ये जो गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन जोन। इसी का एक और पॉइंट है, छठवां पॉइंट, कि इंसुलेटर्स में, इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप
the energy gap between valence band and conduction band is large enough so that no electron can move from VB to CB। VB to CB इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है। अब एनर्जी गैप जो है उसको दिखा देते हैं। डायमंड के केस में मुझे याद है ये एनर्जी गैप 510 किलो जूल होता है। ये कंडक्शन बैंड हुआ और वैलेंस बैंड हुआ जो कि भरा हुआ है। तो ये वैलेंस बैंड है, तो ये जो एनर्जी गैप है इतना ज़्यादा है कि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर सकता है। ये 510 किलो जूल है फॉर डायमंड। आप जानते हैं डायमंड एक इंसुलेटर है, डायमंड के लिए 510 किलो जूल है। तो हम खुले शब्दों में इसको कह सकते हैं कि दिस लार्ज एनर्जी गैप cannot be crossed by any electron, so insulators cannot conduct electricity। इंसुलेटर्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। एक बात और भी समझिए कि ठीक है ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाने से भी अब उसकी एनर्जी इतनी नहीं हो सकती है कि इस गैप को वो भर दे, इस गैप को वो पार कर जाए। समझे? ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते भी हैं, on increasing temperature no electron can move from VB to CB, so there is no effect of temperature upon the conductivity of insulator। ये बैंड थ्योरी मैंने आपको समझाया है कि बैंड थ्योरी एक्सप्लेन करता है किसी सॉलिड के कंडक्टिविटी को। कोई सॉलिड कंडक्टर होगा नहीं होगा और उसके कंडक्टिविटी पे डिफरेंट फैक्टर्स का क्या असर होगा, क्यों होगा, ये एक्सप्लेन करता है बैंड थ्योरी। अब सवाल रहा कि ये जो मैंने बार बार कहा बैंड्स, तो ये बैंड है क्या? तो समझ गए आपकी एनर्जी लेवल से, लेकिन ये एनर्जी लेवल कौन से होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, ये ज़रा समझ लेना है। मैं चाहता हूँ आपको समझा देना कि ये बैंड्स आते कहाँ से, कहाँ से बने, कैसे बने ये बैंड्स, इनको ज़रा समझ लेना है और उसके बाद इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। आज के लेक्चर में कम से कम इतना समझ लेना है कि ये बैंड्स हैं क्या। तो ये बैंड्स क्या है? तो सपोज कीजिए कोई भी सॉलिड है, सपोज कीजिए लिथियम ही है, तो लिथियम में ऐसा तो नहीं कि केवल एक लिथियम एटम है। लिथियम में तो करोड़ों अरबों अनगिनत एटम्स होंगे। अगर 1 ग्राम लिथियम आप लेते हैं तो उसमें भी अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो इन ए सॉलिड, चाहे वो कोई भी सॉलिड हो, अनकाउंटेबल एटम्स आर देयर।
अनकाउंटेबल एटम्स होते हैं। उन एटम्स को दोज एटम्स have their atomic orbitals, उन एटम्स का एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होता है। सपोज कीजिए कि हमारा जो सॉलिड है लिथियम है, सपोज कीजिए सॉलिड जो हमारा है वो है लिथियम। तो लिथियम के भी ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s2 2s2 सॉरी 1s2 2s1 एटॉमिक नंबर 3। तो इसके ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हुए 1s और इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2s। तो ऐसे कोई एक का एटॉमिक ऑर्बिटल हुआ, ऐसे तो करोड़ों एटम्स होंगे। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो डिफरेंट एटम्स के होंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स of different atoms पढ़ा होगा आपने, अंडरगो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO मॉडल आपने पढ़ा है, जहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ाया गया होगा केमिकल बॉन्डिंग में, वहां LCAO मॉडल है। और इसका मतलब हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में भाग लेंगे टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, टू गिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स जो बनेंगे, आप देख लीजिए, मैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना के दिखा देता हूँ। लिथियम और दूसरा लिथियम इधर, तो लिथियम का एक 1s, दूसरे लिथियम का भी 1s, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने, ये सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s। दूसरा इसी का 2s ऑर्बिटल है, 2s, दूसरे लिथियम का भी 2s, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हुआ तो ये सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s बना। ठीक है, ये एनर्जी बढ़ रहा है नीचे से ऊपर तक, ये पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिख दिया है। हमारे पास टोटल अगर Li2 है तो Li2 में टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हुए, 6 इलेक्ट्रॉन को भर देना है, 2 2 4 2 6, ये हमने भर दिया, ये खाली रह गया। तो इसको हम लोग कहते हैं होमो, ये है होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये आप पहले से भी जानते थे, और इसी होमो को कहा जाता है वैलेंस बैंड, इसी होमो को वैलेंस बैंड कहा जाता है। और ये जो ऑर्बिटल हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको कहा जाता है लूमो, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और आपको जानकर फिर से हैरानी होगी कि इसी को हम CB कहते हैं, कंडक्शन बैंड। VB और CB क्या है ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। तो हम एक इसको समराइज कर देते हैं कि जो भी हम बैंड की बात करते हैं वो बैंड एनर्जी लेवल्स हैं, और वो एनर्जी लेवल क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एनर्जी लेवल्स हैं। तो बैंड्स जो हुए, बैंड्स हुए एनर्जी लेवल्स, खास करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। मैंने अभी आपको समझा दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर, ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल्स। असल में वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं।
जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के मिलने से बना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, हम उन्हीं को एनर्जी लेवल्स कह रहे हैं, उन्हीं को हम बैंड्स कह रहे हैं। तो ये एनर्जी लेवल्स हुए। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हमने दो कैटेगरीज में बांटा है। एक तो होमो, होमो का मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरा लोएस्ट, लूमो। लूमो का मतलब हुआ लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये लूमो है। तो होमो जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड, यही कहलाता है वैलेंस बैंड, और लूमो को ही कहते हैं कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। और जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से मूव करके कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। तो ये सारी की सारी बातें जो है वो सारा का सारा जो कंसेप्ट है वो किस पर आधारित है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पे। तो जो भी बैंड्स हम कह रहे हैं, नाम नया दिया है लेकिन बात वही है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वैलेंस बैंड से अगर जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सके वो तो कंडक्शन होगा, अदरवाइज कंडक्शन नहीं होगा। तो ये मैंने आपको समझाया इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में बात किया, और उन सारे कंडक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बैंड थ्योरी है उसको डिटेल में समझाया। और तब भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और एक रिक्वेस्ट फिर से है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। ये सेकेंड लास्ट लेक्चर है सॉलिड स्टेट के लिए। सॉलिड स्टेट का एक लेक्चर और होगा जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में बहुत कुछ आप जानते भी होंगे, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, उसके अलावे फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, और सबसे बड़ी बात कि किसी सॉलिड में मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ से ओरिजिनेट होता है, कहाँ से आता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसी सॉलिड में, हम लोग उसमें भी चर्चा करेंगे, उसको भी समझेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की शुरुआत कैसे होती है। तो ये एक लेक्चर और लगेगा प्रोबेबली, और उसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जिससे आप इस पूरे चैप्टर का टेस्ट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।